हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट का एग्जाम पेपर जो आपके मिड टर्म में पूछा गया है। आज इस वीडियो में हम सारी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फिनोमिना इन्वॉल्व्ड इन लॉन ग्रास बिकमिंग वेट इन द मॉर्निंग ड्यूरिंग विंटर। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जब हम सर्दियों में देखते हैं ग्रास के ऊपर काफ़ी सारी ड्रॉपलेट्स हमें देखने को मिलती है, तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है वाटर वेपर्स का वाटर में चेंज होना, यानी कि लिक्विड फॉर्म में चेंज होना। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि हमने एक ग्लास जार लिया, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, गैस फिल्ड है, ओके, और दूसरा हमने एक ग्लास जार लिया जिसके अंदर ब्रोमीन वेपर्स हैं। इन ब्रोमीन वेपर्स का जो कलर है वो रेड ब्राउन कलर है, ठीक है। तो जैसे ही हम इस ग्लास जार को ब्रोमीन वेपर वाले जार के ऊपर रखेंगे तो धीरे धीरे आप देखोगे रेड वेपर्स पूरे जार में फैल जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मार्क्स एज अ डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इसमें से हमें बताना है प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। प्लांट सेल हैव सेल वॉल, ये बिल्कुल सही बात है, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है और एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। प्लांट सेल डू नॉट हैव वैक्यूल, तो ये स्टेटमेंट गलत है, प्लांट सेल के पास होती है वैक्यूल। प्लांट सेल्स हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन, प्लांट्स के पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, तो ये गलत बात है क्योंकि प्लांट के पास सेल वॉल होती है। प्लांट सेल्स हैव मोर प्लास्टिड्स एंड एनिमल सेल्स हैव फ्यू प्लास्टिड, तो ऐसा नहीं होता, एनिमल सेल्स के पास तो प्लास्टिड होती ही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज़ इनकरेक्ट। हमें इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ये स्टेटमेंट गलत है। वाई? बिकॉज प्रोटोप्लाज्म का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, जबकि इस स्टेटमेंट में हमें दे रखा है कि जो साइटोप्लाज्म है उसी को प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हमसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। गोल्गी अपरेटस इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। गोल्गी अपरेटस लाइजोसोम बनाने में हेल्प करता है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, इन सबके पास डीएनए होता है, इसीलिए वो अपना खुद का प्रोटीन बना पाते हैं। नेक्स्ट है, लाइजोसोम्स आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स एज दे में डाइजेस्ट देयर ओन सेल, तो येस, लाइजोसोम को हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं क्योंकि वो अपनी सेल्स को खुद ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है, अ पर्सन मैट विद एन एक्सीडेंट इन विच 2 लॉन्ग बोन्स ऑफ हिज हैंड आर डिसलोकेटेड। एक पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसकी बोन्स जो है ना वो ब्रेक हो जा रही हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी 2 बोन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं तो उसको हम बोलते हैं लिगामेंट, ओके। यहाँ से 2 बोन्स जब कनेक्ट होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट। जो पर्सन है उसका क्या ब्रेक हुआ होगा? लिगामेंट ब्रेक हुआ होगा, राइट। नेक्स्ट हमसे पूछा है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन, तो स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर्स। काफ़ी सारी एपिथेलियल की लेयर्स जो होती है वो स्किन पे प्रेजेंट होती है। इफ़ द टिप ऑफ द ग्रास प्लांट इज रिमूव्ड, अगर टिप को हम हटा देते हैं, देन इट कीप्स ऑन ग्रोइंग इन लेंथ, तब भी आप देखते हो कि प्लांट ग्रो करता है। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होती है? टिप पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमसे पूछा है, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ स्पेशलाइज सेल्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, तो टिश्यू जो होता है ना वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करता है। देयरफॉर द प्रेजेंस ऑफ टिश्यू इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंश्योर्स, अगर आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात करें तो हर टिश्यू जो है ना वो अपना एक फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल टिश्यूज़ के अंदर मस्कुलर टिश्यूज़ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करते हैं। नर्वस टिश्यू जो सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है वो करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर, ओके, कि काम को हमने डिवाइड कर दिया। व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, तो देखो एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, उसका रेडियस जो है वो आर है, ठीक है, उसका रेडियस हमें कितना दे रखा है? आर। हमें बताना है कि एक पर्सन जो है ना वो अगर सेमी सर्कल कवर करता है आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ ऑफ द सर्कल, अगर एक पर्सन हाफ ऑफ द सर्कल कवर करता है तो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो आपको पता है ये रेडियस है, ठीक है, तो ये भी क्या है? रेडियस है। ये जो पूरी लाइन है ये क्या बन गई? 2r। 2r का मतलब क्या हो गया? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज 2r, क्योंकि आपका ये जो पाथ है ये तो डिस्टेंस होगा और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हमसे पूछा है, सपोज अ बॉय इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन मैरीगो राउंड। एक पर्सन है जो मैरीगो राउंड पे इतनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द बॉडी इज़ एट रेस्ट, तो ऐसा तो नहीं है बॉडी रेस्ट पे है क्योंकि वो मैरीगो राइड ले रहा है। द बॉडी इज़ मूविंग विद नो एसिलरेशन, अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो इसका मतलब उसके अंदर एसिलरेशन तो होगा, सो दिस इज़ रॉन्ग। द बॉय इज़ मूविंग विद एसिलरेटेड मोशन, तो दिस इज़ करेक्ट। वाई? बिकॉज दिस इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है, और अगर किसी की डायरेक्शन चेंज होती है ना तो वहाँ पर वेलोसिटी भी चेंज होगी,
और अगर वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम बोलते हैं एसिलरेशन. सो हम बोलेंगे बॉडी इज मूविंग विद एसिलरेटेड मोशन. यहाँ पर डीएसिलरेशन हो रहा है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फॉलिंग ऑब्जेक्ट. कोई फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर क्या होता है, इट हैज़ यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन. नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन. तो इसका आंसर होगा मास. इनर्शिया जो होता है वो मास पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल एंड वेलोसिटी इज बिकम हाफ, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल. तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम वी, राइट. और हमसे बोला है मास जो है वो डबल हो गया तो 2m कर दो, वेलोसिटी जो है वो हाफ हो गई तो v/2 कर दो. हाफ कर दो वेलोसिटी तो 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर आएगा एम वी. यानी कि फॉर्मूला जो है उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया. इट मीन्स इट रिमेन्स द सेम. नेक्स्ट है अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन विच इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी टॉसेज अ कॉइन. एक पैसेंजर है जो ट्रेन में मूव कर रहा है और उसने क्या किया ना, एक कॉइन को टॉस कर दिया. तो जब उसने कॉइन को टॉस किया तो वो किधर जाके गिरेगा, सो इट विल फॉल बिहाइंड द पैसेंजर. नेक्स्ट है ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड इन प्री प्लान्ड सक्सेशन. तो ये प्री प्लान्ड सक्सेशन है, डिफरेंट क्रॉप्स है, तो इसका आंसर आएगा क्रॉप रोटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नॉन इंडियन वेराइटी ऑफ हनी बी इज़ यूज्ड इन कमर्शियल हनी प्रोडक्शन. इसमें से कौन सी स्पीशीज़ जो है वो हनी प्रोडक्शन में हेल्प करती है और वो नॉन इंडियन होनी चाहिए. तो याद रखना इसका आंसर होगा एपिस मेलिफेरा. नेक्स्ट हमसे पूछा है असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस. तो असर्शन में हमसे बोला है ऑक्सीजन एटम इज़ प्योर सब्सटेंस. तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑक्सीजन जो है वो प्योर सब्सटेंस है. रीज़न हमें दे रखा है ऑक्सीजन इज़ नेवर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट. तो ये स्टेटमेंट तो कम्प्लीटली रॉन्ग है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18. अमीबा इन अ सिंगल सेल एनिमल इन विच द सिंगल सेल कैरीज आउट ऑल द एक्टिविटीज़ दिस. सो अमीबा इज़ नॉट द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म. तो येस, अमीबा जो है वो अकेले ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. पर रीज़न क्या बोला है, अमीबा इज़ नॉट यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म. तो ये तो गलत है, अमीबा यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, सो दिस रीज़न इज़ फॉल्स. सो इसका करेक्ट आंसर होगा असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे बोला है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ इज स्ट्रेट लाइन. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है तो लाइन जो है ना वो स्ट्रेट आनी चाहिए, पैरेलल आनी चाहिए टू द टाइम एक्सिस. ठीक है, इस तरीके से. नेक्स्ट है इन द यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज एज द टाइम इलैप्स्ड. सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ती है. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में. तो इसका आंसर होगा दैट असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू. नेक्स्ट है अ रॉकेट वर्क्स ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. करेक्ट स्टेटमेंट है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन. सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. तो इसका आंसर होगा असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ ऑल्सो ट्रू एंड इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम सल्फेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स 20% सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर. इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सल्यूट. तो कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सल्यूट अपॉन में मास ऑफ सल्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो कंसनट्रेशन गिवन है वो कितनी है 20. ओके, और मास ऑफ सल्यूट हमें नहीं पता, बट मास ऑफ सल्यूशन जो है वो क्या होता है, सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट. तो क्वेश्चन में जो सॉल्वेंट है वो वाटर है और वाटर का मास हमें दे रखा है 100 और सॉल्यूट का मास हमें नहीं पता जिसको हमने m लिया हुआ है, राइट. तो मास ऑफ सोल्यूशन होता है सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास, तो m + 100. ठीक है, और इनटू में होता है 100, राइट. सो यहाँ पर होगा 20 m + 100 इज इक्वल्स टू 100 m. ये हो जाएगा आपका 80 m, राइट. और ये कट जाएगा तो कितना आंसर आएगा 25. सो 25 ग्राम जो है वो क्या होगा आपका सॉल्यूट का मास, और यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था. नेक्स्ट हमसे पूछा है स्टेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन. कोलोइडल सोल्यूशंस वो सोल्यूशंस होते हैं जो देखने में तो होमोजीनस होते हैं पर एक्चुअली में क्या होते हैं, हेट्रोजीनस. देन आप लिख सकते हो ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं. ठीक है, इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो ऊपर से लेकर नीचे तक देखने में सेम लगती है. एंड देन आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हो जैसे कि इमल्शन में क्या होता है, जो आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम होता है वो दोनों ही लिक्विड होते हैं, राइट. सो इसके अलावा आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ मेंशन कर सकते हो जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23. राइट द कंपोनेंट्स दैट मेक अप द फॉलोइंग सेल पार्ट. तो सेल मेम्ब्रेन बनती है आपकी प्रोटीन और लिपिड से, और सेल वॉल बनती है आपकी सेल्यूलोज से. नेक्स्ट है इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम केमिकल और फिजिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन. अगर आप सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हो तो क्या होता है. सो अगर आप
फिजिकल या केमिकल इन्फ्लुएंस के थ्रू सेल को डिस्ट्रॉय करोगे तो क्या होगा, सेल विल डाई और लाइसोसोम विल डाइजेस्ट इट्स ओन सेल। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा। तो आपको पता है पैरेन्काइमा जो होता है ना और कोलेनकाइमा, ये दोनों ही सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल है प्लांट सेल के अंदर। पैरेन्काइमा जो है उसका काम है फूड को स्टोर करना, कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। पैरेन्काइमा के अंदर क्या होता है, जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है और सेल्स लूजली पैक्ड होती है, यानी कि उसके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेसेस हमें देखने मिलते हैं, राइट। और कोलेनकाइमा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, साथ ही साथ इसके अंदर जो सेल वॉल है वो थिक होती है एज़ कंपेरिजन टू पैरेन्काइमा, और इसके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है वो लिटिल हो जाता है, कम हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है गिव एन एग्जांपल वेयर द बॉडी विच में अपीयर मूविंग फ्रॉम वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर द अदर। तो इसका एग्जांपल हो सकता है जब आप ट्रेन में बैठते हो तो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको पीछे जाती हुई नजर आती हैं पर वो एक्चुअली में स्टेशनरी होती हैं, है ना। जैसे कि ट्री है, अगर आप ट्रेन में बैठोगे तो ऐसा लगेगा ट्री जो है वो पीछे छूटते जा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हमसे पूछा है व्हाई डू वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन द मूविंग बस ब्रेक्स। जैसे ही हम किसी भी बस में ब्रेक लगाते हैं तो हम आगे की तरफ गिरते हैं, और जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे डिपेंड करता है। सो इस क्वेश्चन में आपको लिखना है कि जब भी कोई बस स्टार्ट होती है तो हमारी जो लोअर पार्ट है हमारी बॉडी का वो बस के कांटेक्ट में होता है तो वो भी मोशन में आ जाता है, पर जो हमारी अपर बॉडी है वो स्टिल रेस्ट पे रहना चाहेगी, तो इसीलिए वो पीछे की तरफ फॉल करेगी जब भी कोई चीज़ स्टार्ट होगी। जब कोई बस रुकती है अचानक से तो क्या होता है, हमारी जो लोअर पार्ट है बॉडी का वो भी रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है। बस रेस्ट पे आई तो बॉडी का लोअर पार्ट भी रेस्ट पे आ जाता है, पर जो हमारी बॉडी का अपर पार्ट है वो स्टिल मोशन में रहना चाहेगा तो वो क्या करेगा, आगे की तरफ फॉल करेगा। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये वाला आंसर आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट है वाई डज द एथलीट पुट सम सैंड और कुशन ऑन द ग्राउंड वाइल जंपिंग। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जब एथलीट्स वगैरह रन करते हैं तो वो नीचे कुशन्स लगा देते हैं हाई जंप करने के टाइम। वाई, बिकॉज टाइम बढ़ेगा, अगर टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, फोर्स कम लगेगा। तो आपको पता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। ये कौन कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम लगेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, जो सैंड और कुशन्स है ना इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो फोर्स है वो कितना है, 5 न्यूटन, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो ये प्रोड्यूस कर रहा है वो है आपका 8, और जो हमारा A2 प्रोड्यूस हो रहा है, जो मास 2 प्रोड्यूस करेगा दैट इज़ 24। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फोर्स निकालेंगे M1A करके, और दूसरा फोर्स हम निकालेंगे, सो सबसे पहले हम M1 निकालेंगे और फिर हम निकालेंगे M2। कैसे निकालेंगे, फोर्स हमें पता है 5, M1 हमें नहीं पता और A की वैल्यू है 8, सो M1 आ जाएगा आपका 5/8। इसी तरीके से फोर्स आपका 5 दे रखा है, A जो है वो 24 है, सो M2 आ जाएगा 5/24। अब हमसे बोला है कि एक्सेलरेशन फाइंड करो जब हम सेम फोर्स लगाएंगे और दोनों मास को टाई कर देंगे। तो हमें F = ma लगाना है, ठीक है। M क्या है, दोनों मास का कॉम्बिनेशन, दैट इज़ M1 + M2, ठीक है। एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, निकालना है, और फोर्स हमें कितना दे रखा है, सेम फोर्स लगाना है, यहाँ लिखा है ना सेम फोर्स लगाना है, तो यहाँ पर फोर्स जो है वो 5 न्यूटन का रहेगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, M1 की वैल्यू पुट करोगे 5/8 और M2 की वैल्यू पुट करोगे दैट इज़ 5/24। क्या करना है, इसका एलसीएम लेना, ठीक है। उसके बाद इसको इधर इक्वल टू के साइड में लेके आना, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसका साइज़ 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। ये भी टिंडल इफेक्ट शो करता है, और साथ ही साथ जब हम इसको कुछ समय के लिए ऐसे छोड़ देते हैं तो उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एनसीईआरटी में प्रॉपर्टीज़ गिवन है उनको भी हम इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है इन्यूमरेट द एडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग के क्या एडवांटेजेस होते हैं वो हमें बताना है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में जो हमारे फेलियर के चांसेस होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्रॉप्स हम उगाते हैं तो जो फेलियर के चांसेस होते हैं, सपोज करो रेनफॉल की वजह से जितने भी और प्लांट्स थे और जो क्रॉप्स थे वो डैमेज हो गए, तो बाकी सारे जो जैसे पैडी प्लांट्स हो गए जिनको वाटर डायरेक्टली चाहिए होता है वो सर्वाइव कर जाएंगे। सो ये चांसेस होते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग के कि फेलियर ऑफ क्रॉप्स जो होते हैं उनके चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें जो सॉइल का यूसेज होता है वो अच्छे से हो पाता है, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ़ ड्राई रेजिन्स आर लेफ्ट फॉर समटाइम्स इन प्योर वाटर एंड देन लेटर ट्रांसफर टू द शुगर सोल्यूशन। तो हमने रेजिन्स लिए किशमिश और उसको हमने प्योर वाटर में डाला, तो जैसे ही आप रेजिन्स को प्योर वाटर में डालोगे तो रेजिन्स जो होंगी वो फूल जाएंगी, स्वेलअप कर जाएंगी, क्योंकि पानी जो है ना वो सारा रेजिन्स के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट अगर हम उसको शुगर सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, तो क्योंकि ये रेजिन है और इसके आसपास शुगर है
तो जितना भी पानी इस रेजिन के अंदर था ना वो वापस से बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमारी जो रेजिन है वो श्रिंक कर जाएगी। तो प्योर वाटर में डालने पे इट विल स्वेल अप, शुगर में डालने पे इट विल श्रिंक अप। नेक्स्ट हमसे पूछा है आरबीसी को अगर हम कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होगा। तो आरबीसी को हमने सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला तो आरबीसी के अंदर का जितना भी पानी है वो सब बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट हमसे बोला है अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाता है तो क्या होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ब्रेक होगी तो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो लूज हो जाएगा, वो मेंटेन नहीं रहेगा, सारा कंटेंट जो है वो बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाउ इज़ बैक्टीरियल सेल डिफरेंट फ्रॉम द अनियन पील सेल। तो अनियन पील सेल जो है वो एग्जाम्पल होता है प्लांट सेल का, ठीक है। प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल होती है और जो हमारे बैक्टीरियल सेल है वो किसका एग्जाम्पल है, प्रोकैरियोटिक सेल का। तो इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में आपसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस पूछे गए हैं, जिसमें आप बता सकते हो कि बैक्टीरियल सेल्स छोटी होती है और अनियन पील सेल्स बड़ी होती हैं, लार्ज साइज़ की होती हैं। बैक्टीरियल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, या फिर आप बोल सकते हो कि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, जबकि अनियन पील सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसके अंदर होते हैं, राइट। नेक्स्ट हमसे पूछा है कन्वर्जन का क्वेश्चन, जिसमें कि केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो अगर आपको केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है तो आप 593 को माइनस कर देना 273 से, ठीक है। अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो 375 में आप प्लस कर देना 273, तो आपका जो आंसर आएगा वो केल्विन में आ जाएगा। सिमिलरली आप 28 को भी किस में चेंज कर सकते हो, केल्विन में, बाय एडिंग 273। नेक्स्ट हमसे पूछा है व्हाट इज़ इनर्शिया। सो इनर्शिया इज़ द टेंडेंसी टू स्टे एट रेस्ट और इन मोशन। वाई इट इज़ एडवाइज टू वियर सीट बेल्ट इन द कार वाइल ड्राइविंग। जो सीट बेल्ट हम इसलिए पहनते हैं कि मान लो अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो जैसे ही एक्सीडेंट होगा तो हम आगे की तरफ फॉल करेंगे, तो सीट बेल्ट जो होगी ना वो टाइम पीरियड को बढ़ा देगी। अगर टाइम पीरियड बढ़ता है तो जैसे मैंने ऊपर ही बताया था, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, जो कि सेकेंड लॉ का फॉर्मूला है। तो अगर आपका टाइम बढ़ जाता है तो फोर्स कम लगेगा, तो आपको चोट कम लगेगी। सो दिस इज़ वाई वी आर वियरिंग सीट बेल्ट। नेक्स्ट हमसे पूछा है बिटवीन सॉलिड एंड गैस विच विल हैव मोर रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन किस में ज़्यादा होगा, जिसके अंदर एयर स्पेसेस ज़्यादा होंगे। तो गैस के अंदर जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए डिफ्यूजन का रेट भी ज़्यादा होगा। जबकि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो बहुत कम होता है, पास पास होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा, कम। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ड्राई आइस। ड्राई आइस का मतलब होता है सॉलिड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जब सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। व्हाट विल हैपन इफ़ वी लेफ्ट इट इन ओपन। अगर हम सॉलिड CO2 को ओपन में रखते हैं तो क्या होगा, सॉलिड CO2 डायरेक्टली चेंज हो जाएगी गैशियस फॉर्म में, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट आर वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है ऐसे टिश्यूज़ जो कंडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि आपके जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, जैसे कि फूड का ट्रांसपोर्ट या वाटर या मिनरल का ट्रांसपोर्ट, वो कराते हैं। सो वेस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है जो आपको हेल्प करे किसी भी चीज़ को कंडक्ट कराने में, ऊपर ट्रांसपोर्ट कराने में, ठीक। वेस्कुलर टिश्यू का एग्जाम्पल है जाइलम एंड फ्लोएम। तो आपको बताना है उसका फंक्शन और साथ ही साथ उसके कॉम्पोनेंट। तो जैसे अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम एक वेस्कुलर टिश्यू है और इसके कॉम्पोनेंट्स होते हैं ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। इसके अलावा अगर फ्लोएम हम लिखेंगे तो फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्ट कराता है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। जाइलम का काम होता है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। तो आप इनमें से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू एंड स्टेट द डिफरेंस। तो मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, ठीक है। अब जो हमारी स्केलेटल मसल होती है वो वॉलेंट्री मसल होती है, यानी कि हमारे कंट्रोल में होती है, जबकि जो हमारी स्मूथ मसल और कार्डियक मसल है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो दे आर इनवॉलेंट्री। इसके अलावा जो स्ट्राइटेड मसल्स है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि उसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कार्डियक मसल्स ब्रांच्ड होती है जबकि बाकी दो जो हैं वो ब्रांच्ड नहीं होती हैं। सो इस तरीके से आप काफ़ी सारे डिफरेंसेस इन तीनों के बीच में लिख सकते हो। नेक्स्ट हमसे पूछा है गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशन फ्रॉम योर सराउंडिंग दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ से आप बता सकते हो कारपेट को जब हम बीट करते हैं तो उसमें से जो डस्ट पार्टिकल है वो अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे सकते हो आप ट्री का, जिसमें हम ट्री को जब हम शेक करते हैं तो लीफ उसमें से अलग हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप एग्जाम्पल देते हो कि
इसके अलावा आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे बस को हम स्टार्ट करते हैं तो हम पीछे की तरफ फॉल होते हैं, ठीक है, गिरते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं। सो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आप इसमें से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, इफ़ द 2 पर्सन आर पुशिंग द बॉक्स फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, तो एक पर्सन इस बॉक्स को इधर से पुश कर रहा है और एक इधर से पुश कर रहा है, तो हमसे बोला गया है कि क्या ये जो बॉक्स है वो मूव करेगा या नहीं। तो ऑफकोर्स अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है, मान लो कि ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पर जो आपका फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा, बिकॉज 5n माइनस 5n, क्योंकि ये तो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है ना, तो यहाँ पर जो टोटल फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछा है स्टेट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो सेकंड लॉ हमसे कहता है कि फोर्स जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, या फिर आप बोल सकते हो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो आपको पता है चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv माइनस mu, और टाइम को हम लिख सकते हैं t, तो ये हो जाएगा आपका m कॉमन, सो v माइनस यू अपॉन टी। अच्छा, आपको पता है ना ये v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। सो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma लिख सकते हैं हम। सो f इज इक्वल्स टू k ma। यहाँ पर जो k है वो उसकी वैल्यू 1 होती है बिकॉज इट इज़ कॉन्स्टेंट। सो f का फॉर्मूला क्या बन गया, ma, एंड दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी 54 एंड इट टेक्स 2 सेकेंड्स टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स। तो एक ट्रेन है वो मूव कर रही है इस वेलोसिटी के साथ, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई आपकी 54, टाइम लग रहा है 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड के बाद जो हमारी ट्रेन है वो रुक जा रही है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। कैलकुलेट द फोर्स, हमें फोर्स निकालना है और मास दे रखा है 800। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना, उसके बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू फोर्स वाले फॉर्मूले में रख देना, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवापोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग। तो हमें पता है इवापोरेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा लिक्विड वाटर वेपर में चेंज होता है। तो जब भी इवापोरेशन का प्रोसेस होता है तो हीट एनर्जी जो होती है ना वो एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बिकॉज जितनी भी एनर्जी हम सराउंडिंग से ले रहे हैं, जितनी भी हीट एनर्जी हम सराउंडिंग से ले रहे हैं, वो सारी एनर्जी हम यूज़ करेंगे टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर्स, ठीक है। तो जैसे ही हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वो क्या कॉज करेगा, कूलिंग। दैट्स वाई वी कैन से इवापोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग। नेक्स्ट है रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ एक्वस सोल्यूशन डिक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। सो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, और अगर वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब इवापोरेशन का रेट कम हो रहा है, बिकॉज इवापोरेशन का मतलब है वाटर वेपर्स बनने, पर बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी हीट एनर्जी जो हीट है हमारे एनवायरमेंट में वो कम हो जा रही है ना, हीट कम है तो इवापोरेशन का रेट डिक्रीज हो जाएगा। वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। तो कॉटन क्लोथ्स जो है वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं, तो हम समर्स में कॉटन क्लोथ्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि जब हमारी बॉडी से स्वेट रिलीज होता है तो इट विल बी एब्जॉर्ब बाय दी कॉटन क्लोथ्स, तो कॉटन क्लोथ्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे बिकॉज वो गुड एब्जॉर्बर है, और ये जो स्वेट एब्जॉर्ब हुआ है फिर वो इवापोरेट हो जाएगा और इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। नेक्स्ट हमसे बोला है अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है कि उनके पार्टिकल्स जो हैं वो कितना पास हैं। तो आपको पता है सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, तो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सॉलिड है, सॉल्ट, तो सबसे पहला होगा ये, इसके अंदर सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उसके बाद होता है लिक्विड में, तो लिक्विड के अंदर 2 दे रखे हैं, हनी और वाटर। तो सबसे पहले हनी क्योंकि ये ज़्यादा विस्कस होता है, देन वाटर एंड देन फिर गैस, इसके अंदर सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इन विच फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर विल हैव मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिजिकल स्टेट का मतलब है सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो आपको पता है सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, गैशियस फॉर्म में। मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी, सबसे ज़्यादा हम किसको कंप्रेस कर सकते हैं, गैशियस को। मैक्सिमम फ्लूइडिटी, सबसे ज़्यादा फ्लूइड कौन होता है, एयर, ऑफकोर्स एयर। सो सबका आंसर क्या है, गैशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कॉलॉइड सोल्यूशन। तो कॉलॉइड में आप लिख सकते हो जैसे कि क्रीम जो होती है वो, या फिर आप मिल्क लिख सकते हो, ब्लड लिख सकते हो, है ना, या फिर आप लिक्विड इमल्शन वाला एग्जांपल दे सकते हो। तो एनीथिंग, आपकी बुक में एनसीईआरटी में टेबल गिवन है, उसमें से आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। राइट 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर, हमें 2 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है मिक्सचर की। तो आपको पता होना चाहिए मिक्सचर्स के अंदर जो कॉम्पोजिशन होती है वो वेरिएबल होती है, अलग अलग कॉम्पोजिशन होती है, और ये डिफरेंट कंपाउंड्स और एलिमेंट्स को मिलाकर बनता है, ठीक है। और आप इसमें लिख सकते हो मिक्सचर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर।
नेक्स्ट हमसे पूछा है होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रो में क्या डिफरेंस होता है। सो होमोजीनस जो होते हैं वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन के होते हैं, जैसे कि शुगर सोल्यूशन ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल सेम दिखता है। हेट्रोजीनस मिक्सचर जो होता है उसके अंदर विजिबल बाउंड्री होती है ना, जैसे कि अगर आप पानी के अंदर सैंड डालोगे तो जितनी भी सैंड है वो नीचे बैठ जाएगी, तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर, राइट। सो होमोजीनस मिक्सचर जो है वो यूनिफॉर्म दिखता है ऊपर से लेके नीचे तक, जबकि हेट्रोजीनस नॉन यूनिफॉर्म रहता है क्योंकि उसके अंदर विजिबल बाउंड्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एन ऑर्गेनल विच सर्व एज द प्राइमरी पैकेजिंग एरिया। सो पैकेजिंग में जो काम आता है वो होता है गोल्गी अपरेटस। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल का मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। और साथ ही साथ ये हमारी इंटरनल जो सेल का इन्वायरमेंट है उसको सराउंडिंग से अलग करने में हेल्प करता है। राइट टू डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें आप जो आपकी एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है ना उसके डिफरेंसेस लिख सकते हो। नेक्स्ट है राइट टू फंक्शन ऑफ वैक्यूल। तो वैक्यूल जो होता है वो काफ़ी सारे प्रोटीन्स है ना, सेल सैप या फिर वाटर, इन सबको स्टोर करने में काम करता है, ठीक है, ये हेल्प करता है। वैक्यूल के पास एक आउटर लेयर भी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। और जो हमारा अमीबा है वो स्पेशलाइज्ड वैक्यूल फॉर्म करता है जिसको हम फूड वैक्यूल भी बोलते हैं, जिसके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस भी होता है। नेक्स्ट है राइट डाउन दी एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिफर फ्रॉम वेलोसिटी। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। स्पीड है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रक ड्राइवर ड्राइव्स 20 किलोमीटर 5 मिनट में, 12 किलोमीटर 3 मिनट में। हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है, सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है तो आप 20 और 12 को आराम से प्लस कर सकते हो। तो 20 + 12 और टाइम क्या होगा 5 और 3 मिनट्स, राइट। 5 + 3 दैट इज़ 8 मिनट्स। अब क्योंकि आंसर किलोमीटर में है तो आपको इसमें आर में चेंज करना होगा। तो 1 मिनट में 1/60 आर होते हैं, तो आप जब इसको आर में चेंज करोगे तो 8 को 60 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये आपका हो गया टाइम, तो आप इसको लिख लेना 8/60। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है एन एरोप्लेन फ्लाइज 200 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर एंड देन अनदर 200 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। सो इस क्वेश्चन में आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपका 200 है, फिर बाद में भी वो एरोप्लेन 200 किलोमीटर चलता है तो 200 आप ऐड करोगे इसमें। टाइम हमें गिवन नहीं है तो हम निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्योंकि स्पीड अलग अलग है S1 और S2 तो हम दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। आप इसको रिड्यूस करोगे तो ये हो जाएगा 2/3 और 5/6। इसका एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करना, डिवाइड करके जो आंसर आएगा दैट विल बी योर एवरेज स्पीड, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की वीडियो आपको और मिले प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।